कम। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सभी बच्चों के क्या हाल चाल है भाई? मस्त चल रहा है सब? हाँ। यस 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 यस। ओके। ओके। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आप लोग बताओ कैसे चल रहे हो? देखो, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जल्दी जल्दी। कल संडे है। संडे को मेरा वन शॉट है 4 बजे से। संडे को 4 बजे से लाइव है। लाइव पूरा मोल कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। तो जिन बच्चों का बैकलॉग है या कंफ्यूजन है, वो सारे ऑन टाइम रहिएगा। ठीक है, संकल्प नीड वेदांतु चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे। क्लियर है? हाँ। तो इसलिए आप लोग सभी लोग ऑन टाइम रहिएगा। 4 बजे से लेके मान के चलो 10-11 बजे तक चलेगा। और सब कुछ करा दूंगा इसमें बहुत अच्छे से सब कुछ करा दूंगा। तो सारे बच्चे ऑन टाइम रहिएगा। ठीक है, अपने दोस्त यारों को सबको फैला दो जिनका मोल कॉन्सेप्ट बैकलॉग है या जिनको मोल कॉन्सेप्ट में तकलीफ है, सबको ठीक कर देंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? कल संडे को, कल संडे कितना है? 9 अगस्त है। आज 8 अगस्त है, 9 अगस्त को है। 9 अगस्त, 9 अगस्त। ठीक है सभी बच्चे? क्लियर है? हम्म। नहीं बेटा, ग्राहम हम लोग सीरीज नहीं ला रहे हैं। बस ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं ना, जैसे आप में से भी बहुत सारे बच्चे हैं जो रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, सर मेरा बैकलॉग हो गया है, सर मैंने तो अभी ज्वाइन किया है। तो यार वो भी बच्चे हैं हमारे, वो भी हमारे बच्चे हैं। तो उनके लिए है कि दोनों काम हो जाएंगे। यूट्यूब के बच्चे भी पढ़ लेंगे, अपने बच्चे भी पढ़ लेंगे, है ना। और इसका फोल्डर ऐप पे बनवा दिया गया है। इसका फोल्डर ऐप पे बना हुआ है। उस फोल्डर में ये लेक्चर हमेशा रहेगा, इसलिए है बस, और कोई बात नहीं है। सर टेस्ट 5 बजे तक है। अरे टेस्ट मैनेज कर लेना आप लोग, टेस्ट मैनेज कर लेना, है ना। क्योंकि यदि मैं 5 बजे से चालू करूंगा ना तो दिक्कत है, उधर खत्म होने में टाइम लगेगा, उधर खत्म होने में टाइम लगेगा। कम से कम 6 घंटे तो मुझे चाहिए, 6 से 7 घंटे, है ना। तो 5 बजे चालू करूंगा तो उधर 11-12 बजे खत्म होगा, फिर सुबह क्लास होगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? हाँ। और आपको क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा ये बता दूंगा। अच्छा, अब चलो आ जाओ, अब चलो आ जाओ कल की क्यूएसडी सीट। सब लोग कल की क्यूएसडी सीट करके आए हो? क्यूएसडी सीट करके आए हो? सारे बच्चे क्यूएसडी सीट करके आए हैं? क्यूएसडी सीट नंबर 8। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्यूएसडी सीट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन, सारे बच्चे ध्यान दो। क्यूएसडी सीट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन क्या है? इन विच केस वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगी? तो देखो मैंने आपको पढ़ाया है, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है डिसोसिएशन के केस में। डिसोसिएशन के केस में ग्रेटर देन 1 होती है, एसोसिएशन के केस में लेस देन 1 होती है, और जब कुछ नहीं हो रहा होता है तो 1 होती है। जब कुछ नहीं हो रहा होता है तो 1 होती है। नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। जब एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं होता है तो 1 होती है। अब आप ग्रेटर देन 1 कह रहे हो, इसका मतलब डिसोसिएशन होना चाहिए। एस्टिक एसिड को जब बेंजीन में डालोगे तो एसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन नहीं होता है। मैंने कल ही पढ़ाया है। सुक्रोज को पानी में डालोगे तो सुक्रोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ना तो ये एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट होता है। HCl क्या है? एसिड। HCl को जब पानी में डालोगे तो डिसोसिएशन होगा। HCl को जब पानी में डालोगे तो डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा? I ग्रेटर देन 1। क्यों?
HCl किस में ब्रेक हो जाता है? H आयन और Cl आयन में। HCl किस में ब्रेक हो जाता है? H आयन और Cl आयन में, पानी में। सही है? अच्छा ठीक है बेटा सोनाली, अभी आपकी बात करते हैं, पहले ये कर लो। तो क्वेश्चन कौन सा है? केस नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर 20% डिसोसिएशन ऑफ सोडियम सल्फेट इक्वल सॉल्यूशन। अब देखो डिसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर का फार्मूला ये है, ये। अब आप एन की वैल्यू निकालो, अल्फा की वैल्यू निकालो। अब देखो कितने आयन है, टोटल आयन कितने हैं? 2 और एक 3। एन की वैल्यू कितनी है? 3। एन की वैल्यू कितनी है? 3। 2 और एक सल्फेट आयन। मान लो किसी को ना समझ में आए तो ब्रेक करके देख लो, अब एन की वैल्यू कितनी है? टोटल आयन कितने हैं? 2 और एक 3। तो एन इक्वल टू हो गया 3। अब बात आई आई की, अल्फा की। अब देखो अल्फा कितना है? 20% डिसोसिएट है। अब परसेंटेज को वैल्यू बनाओगे तो 100 से डिवाइड, तो 0.2 आ गया। परसेंटेज को वैल्यू बनाओगे तो 100 से डिवाइड, 0.2 आ गया। तो ये कितना आ गया? 1.4 आंसर आ रहा है, 1.4 आएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी? 1.4। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यूएसडी नंबर 3, जल्दी बताइए। सोल्यूशन ए इज आइसोटोनिक ऑफ सोल्यूशन बी। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? कि दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हैं। इसका मतलब ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी के ऑस्मोटिक प्रेशर के, बट सोल्यूशन बी इज हाइपोटोनिक ऑफ सोल्यूशन सी। हाइपोटोनिक का मतलब होता है लेस देन। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है? लेस देन। इसका मतलब सोल्यूशन बी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है सोल्यूशन सी से। सोल्यूशन बी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है सोल्यूशन सी से। तो इसके हिसाब से ऑर्डर क्या हुआ? इसके हिसाब से ऑर्डर ये हुआ, ए और बी बराबर है और सी इन दोनों से ज्यादा है। ये ऑर्डर आया ना, ए और बी बराबर है और सी का ऑस्मोटिक प्रेशर इनसे ज्यादा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए एंड बी आर इक्वल, ट्रू। ये ट्रू है। हमें इनकरेक्ट चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए इज ग्रेटर देन सी, गलत। सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर सी से कम है, ज्यादा नहीं है, ये रॉन्ग है, यही आंसर हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सी इज हाईएस्ट, ट्रू। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी इज लेस देन सी, ट्रू। तो आंसर इज बी। क्यों? इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए और बी इनकरेक्ट है। ए का ऑस्मोटिक प्रेशर सी से ज्यादा नहीं है। क्यों? ए और बी बराबर है और सी का ऑस्मोटिक प्रेशर बी से ज्यादा है, तो इसका मतलब वो ए से भी ज्यादा है। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ए इज ग्रेटर देन सॉल्यूट बी if 1.4 mole of both solute dissolve in 100 gram water separately, which property value is not same in both solution? बताओ भाई। देखिए सॉल्यूट के मोल दोनों में सेम है क्या? सॉल्यूट के मोल। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ सॉल्यूट के मोल पे डिपेंड करती है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट के मोल पे। ओनली मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब सॉल्यूट पार्टिकल के मोल दोनों में इक्वल है, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होंगी? सेम होंगी। अब वो पूछ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, तो ये तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ये तो सेम होगी। ये भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी सेम होगी।
ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी सेम होगी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए ये सेम नहीं होगी। वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन व्हेन ऑल सॉल्यूट डिसॉल्व इन वाटर। तो सॉल्वेंट तो सबका सेम है। अब देखो I ग्रेटर देन 1 NaCl बिल्कुल सही है, NaCl सॉल्ट है तो डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएशन के केस में I ग्रेटर देन 1 होता है, बिल्कुल करेक्ट है। I लेस देन 1 फॉर एस्टिक एसिड, नो, एस्टिक एसिड एसिड है, एसिड है तो वाटर में क्या होगा, डिसोसिएट होगा, वाटर में क्या होगा, डिसोसिएट होगा, तो लेस देन 1 नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। I इक्वल टू 1 फॉर ग्लूकोज, यस, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, ना तो एसोसिएशन करेगा ना डिसोसिएशन करेगा, तो ये ट्रू है। I इक्वल टू 1 फॉर फिनॉल, नो, फिनॉल पानी में आयोनाइज होता है, ऐसे, फिनॉल पानी में आयोनाइज होता है, ऐसे, कल पढ़ाया है। A and C आर करेक्ट, A and C आर करेक्ट, यस। सारे बच्चे बताएं किसके कितने सही हैं, सभी बच्चे बताइए किसके कितने सही हैं। यस यस यस, 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 4, किसी के 4, यस 4 5 4 5, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ बच्चों, अब हम लोग चलते हैं आज के लेक्चर पे। आज का लेक्चर बड़ा खास है, क्यों? क्योंकि आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं उससे पेपर में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। पेपर में एक क्वेश्चन इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का आता ही आता है। क्वेश्चन में, पेपर में एक क्वेश्चन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का बच्चों आता ही आता है। तो जरा इसके बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूं, जैसे आपका क्वेश्चन देखते ही बन जाए, आप तुरंत सॉल्व कर दो। तो देखो बच्चों, जो मैंने पढ़ाया है उस चीज को थोड़ा समराइज करता हूं, है ना, जैसे आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए। देखो CSD देता हूं, एक तरफ है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा टीवी कहते हैं। एक तरफ है डिपर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा TF कहते हैं। क्लियर? अब सारे बच्चे आराम से 10-15 मिनट मेरी बात को समझेंगे। सबसे पहले बताओ, हम बॉइलिंग पॉइंट में करते क्या है? हम बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड को वेपर में ले जाते हैं। लिक्विड को किस में ले जाते हैं? वेपर में ले जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को हम लिक्विड को वेपर में ले जाते हैं। अब जब आप लिक्विड सॉल्यूशन को वेपर में ले जाते हो तो ये बताओ कि इक्विलिब्रियम बनती किसके बीच में है? पहला पॉइंट मेरा ये है, मतलब वेपर बनती किसकी है? वेपर सॉल्वेंट की बनती है कि सॉल्यूट की बनती है कि दोनों की बनती है? जब आप सॉल्यूशन बना लोगे, जब आप सॉल्यूशन बना लोगे तो सॉल्यूशन को जब हीट करोगे तो वेपर किसकी बनती है? सॉल्वेंट की बनती है, सॉल्यूट की बनती है, या दोनों की बनती है? सब लोग बताओ। हाँ बेटा, PYQ लाया हूं जेईई मेंस के, वो भी कराऊंगा। सिर्फ सॉल्वेंट की बनती है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो आप, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो, भूल गए तुम। सिर्फ सॉल्वेंट की बनती है। तो जब सॉल्वेंट की बनती है तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में आई? इक्विलिब्रियम आई सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड और सॉल्वेंट वेपर के बीच में। सॉल्वेंट लिक्विड और सॉल्वेंट वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आई। सॉल्वेंट लिक्विड और सॉल्वेंट वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आएगी। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो, आप कैसा सॉल्यूट डालते हो? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो।
इसलिए वो सॉल्वेंट लिक्विड और सॉल्वेंट सॉलिड वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आएगी। पहला पॉइंट तो ये देखो, है ना। अब इस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ता है, उसको हम कहते हैं डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या है, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। इसी को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फार्मूला क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये देखो ऐसे। और डेल्टा टीबी इक्वल टू फार्मूला होता है आई के बी एम। मैंने आप सबको बताया है कि विदाउट आई कोई फार्मूला नहीं लिखोगे, विदाउट आई कोई फार्मूला नहीं लिखोगे। अब गौर से मेरी बातों को समझिएगा, ये सारे पॉइंट काम आएंगे क्वेश्चन में। अब देखो ये कांस्टेंट है, किसी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, किसी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब डेल्टा टीबी बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, डेल्टा टीबी कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होगा। इसका मतलब डेल्टा टीबी और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो के बी सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब डेल्टा टीबी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई इंटू एम के। यदि क्या हो, सॉल्वेंट सेम हो, सॉल्वेंट क्या हो, सेम। यदि सॉल्वेंट सेम है तो सॉल्वेंट सेम है तो के बी सेम हो गया, और के बी सेम हो गया तो डेल्टा टीबी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आई इंटू एम के। आई इंटू एम, आई वांट ऑफ फैक्टर, एम कंसंट्रेशन मोललिटी, एन कंसंट्रेशन मोललिटी। क्लियर है ये बात। अच्छा यदि डेल्टा टीबी सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये देखो इतनी बात क्लियर हुई। नहीं आज चैप्टर नहीं खत्म होगा बेटा, अभी तो इसमें बहुत बाकी है। अभी आपको आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाना बाकी है और हेनरी लॉ पढ़ाना बाकी है। आज के बाद 2 क्लास लगेंगी, आज के बाद 2 क्लास और लगेंगे, बस खत्म हो जाएगा। अब इधर आओ, अब इधर आओ। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट में आप क्या करते हो, लिक्विड सॉल्यूशन को फ्रीज करते हो। फ्रीज करने का मतलब सॉलिड में कन्वर्ट करते हो, सॉलिड में कन्वर्ट करते हो। अब इसमें इक्विलिब्रियम किसके बीच में आती है, इसमें इक्विलिब्रियम किसके बीच में आती है, तो देखो इसमें इक्विलिब्रियम किसके बीच में बनती है, लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में। यहां पर भी इक्विलिब्रियम सॉल्वेंट के बीच में ही रहती है। किसी ने कहा वाई, रीजन, रीजन नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट है। सॉल्यूट तो पहले से ही सॉलिड है, क्योंकि सॉल्यूट तो पहले से ही सॉलिड है। अब सॉलिड को क्या सॉलिड करोगे, सॉल्यूट पहले से ही सॉलिड है। आप क्या डाल रहे हो, ग्लूकोज, आप क्या डाल रहे हो, यूरिया, आप क्या डाल रहे हो, सुक्रोज, ये सब सॉलिड है। आप क्या डाल रहे हो, NaCl, आप क्या डाल रहे हो, सोडियम सल्फेट, ये सब सॉलिड है। तो जब सॉल्यूट पहले से ही सॉलिड है तो फिर लिक्विड से सॉलिड में जा कौन रहा है, तो लिक्विड से सॉलिड में कौन जा रहा है, सॉल्वेंट। अनीस कह रहा है सर सिलेबस लेट नहीं होगा क्या, नहीं, हम तो बेवकूफ हैं, हमें कहां समझ है। तुम पहली बार या दूसरी बार नीट पढ़ रहे होगे तो तुम्हें ज्यादा समझ है कि सिलेबस कब कैसे खत्म करना है। हम तो बेवकूफ हैं, 22 साल से कुछ घास छील रहे थे, अचानक टीचर बन गए और तुम्हें पढ़ाने लगे। हमें थोड़ी किसी चीज का नॉलेज है ना अनीस। कितने बार के ड्रॉपर हो जरा बताना मेरे को, कितने बार के ड्रॉपर हो। तुम सिर्फ अपनी चीजों पे फोकस करो कि तुम्हें हर चैप्टर में 90% इफिशियंसी रहे और तुम हर चैप्टर को हमेशा 100% परफॉर्म कर पाओ। सिलेबस की टेंशन ना लो, ये हमारे बाएं हाथ का खेल है ना। आपका सिलेबस तो 30 दिन में भी हम खत्म कर देंगे और 40 दिन में भी खत्म कर देंगे। देखो अभी वन शॉट कल पढ़ाऊंगा, कोई भी टॉपिक मिस हो तो बताना। जितना तुम्हें 17 क्लास में पढ़ाया है उतना ही अभी देखना 6 घंटे में पढ़ा दूंगा। आप चेक कर लेना, कोई भी सब टॉपिक मिस हो तो बताना। संडे को लाइव है 4 बजे, पूरा वन शॉट कराऊंगा मूल कॉन्सेप्ट का,
पूरा वन शॉट कराऊंगा। सिलेबस खत्म करना मेन नहीं है, मेन है कि आपको सब समझ में आए, आपकी परफॉर्मेंस बढ़े। सिलेबस तो हो ही जाएगा यार, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, सिलेबस तो जब चाहे तब खत्म कर दें। और मैं कह रहा हूं मेरा सिलेबस फरवरी के फर्स्ट वीक में पूरा खत्म मिलेगा। मेरा सिलेबस फरवरी के फर्स्ट वीक में पूरा खत्म मिलेगा, और बिल्कुल इसी स्पीड से मिलेगा जिस स्पीड से चल रहे हैं, जिस स्पीड से चल रहे हैं। ना कभी तेज चलेंगे ना कभी धीमे चलेंगे, इसी स्पीड से चलेंगे। मेरे को सिलेबस खत्म करने में दिक्कत आएगी तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, स्पीड चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा एम तुम्हारा नॉलेज बढ़ाना है। मेरा एम सिलेबस खत्म करना नहीं है। और सिलेबस जब खत्म करना होगा वो तो कर देंगे यार, अपने बाएं हाथ का खेल है, अपने बाएं हाथ का खेल है, ठीक है ना, अपने बाएं हाथ का खेल है, टेंशन ना लो। हाँ, तुम इस बात की जरूर टेंशन लो कि तुम्हारे नंबर यदि टेस्ट में कम आ रहा है, तो टेस्ट में नंबर कम कैसे आए उसकी टेंशन लो। तुम्हें डीपीपी में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसकी टेंशन लो। तुम इस बात की टेंशन लो कि मेरे 650 से ऊपर नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, इसकी टेंशन लो। हाँ ठीक है, बाकी टेंशन ना लो। सब्जेक्ट में क्या पढ़ाना है, क्या देना है, कब खत्म करना है, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सब कुछ दूंगा आपको, सब कुछ खत्म करूंगा आराम से टाइम पे। अच्छा अब आओ, तो देखो लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में इक्विलिब्रियम होगी। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट तो पहले से ही सॉलिड है। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, तो कितना डिक्रीज करता है? डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने से कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है, और जिसका फार्मूला क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, गौर से देखना फार्मूला, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो, इन दोनों में डिफरेंसेस चेक कर लो। यहां सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट है, यहां सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन है, और इसका फार्मूला क्या है? डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ एम। इसका मतलब डेल्टा टीएफ और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चेक करिए, ये देखो यहां पे अच्छे से, क्यों? ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो जब ये डिक्रीज होगा तब ये बढ़ेगा। उसका रीजन है ये बड़ा है ना, ये हमेशा बड़ा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हमेशा बड़ा है। क्यों? क्या लिखा है? डिपर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब सॉल्यूट मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, तो ये तो हमेशा बड़ा है। अब ये वैल्यू कब बढ़ेगी? जब ये गिरे, क्योंकि ये कांस्टेंट भी है और बड़ा भी है। तो इसका मतलब यदि ये वैल्यू बढ़ानी है तो इसको कम करना होगा, और इसको कम करना होगा तो ये कम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ऐसे देखो, ये तो फिक्स है, अब ये कम होता जाएगा, डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। ये देखो, अब चेक करो, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, पहले डिफरेंस 10 था, अब डिफरेंस 20 हुआ, अब डिफरेंस 30 हुआ। तो डिफरेंस क्या है? डेल्टा टीएफ। और ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो, तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और डेल्टा टीएफ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखिए, अब जरा देखो, डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई इंटू एम के। यदि सॉल्वेंट सेम है, केएफ सेम, केएफ सेम होने का मतलब सॉल्वेंट सेम है। यदि सॉल्वेंट सेम है तो इनकी वैल्यू सेम रहेगी। अच्छा, तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको सारे मेन पॉइंट एक जगह बता दिए हैं, सारे मेन पॉइंट देखो एक जगह बता दिए हैं, जैसे आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है, क्योंकि यही पॉइंटर हमारे काम आएंगे। अब जरा देखो, अभी भी अब हम बता देते हैं किसके मेन पॉइंट। नोट तो नहीं करना है? नोट करना है। केएफ कब सेम होगा? बेटा जब सॉल्वेंट सेम होगा तो केएफ सेम होगा। पढ़ाते समय लिखाया है कि
value of kf and kb only depend upon solvent. Value of kf and kb only depend upon solvent. जल्दी से नोट करिए, मैं पानी की बोतल लेके आ रहा हूं. हाँ बच्चों, क्लियर है? ओके. अब देखो, अब मैं बात करता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर की. तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर में जरा ध्यान दो. ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बारे में ध्यान दो. देखिए, ऑस्मोसिस क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो. ऑस्मोसिस में क्या होता है? ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव किधर से किधर? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. प्रेशर के टर्म में हाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ध्यान है, ये मैंने सब पढ़ा रखा है. ये देखिए, थ्रू एसपीएम के थ्रू ये ऑस्मोसिस है. अब ऑस्मोसिस रुकेगी कब? एट इक्विलिब्रियम या ऑस्मोसिस जब रुक गई, या स्टॉप ऑस्मोसिस. स्टॉप ऑस्मोसिस का मतलब हुआ कि डायरेक्शन नहीं है, अब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. तो ऐसा कब होता है? जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2 के. तब क्या होगा? ऑस्मोसिस रुक जाएगी, मतलब उनमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा. जितने मॉलिक्यूल सॉल्यूशन ए से सॉल्यूशन बी की ओर जाएंगे सॉल्वेंट के, उतने ही मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के सॉल्यूशन बी से ए की ओर आएंगे. ये देखो, ये इक्विलिब्रियम की बात बताई. अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा क्या होता है बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर वो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, जो ऑस्मोसिस को रोकता है. स्टॉप ऑस्मोसिस प्रोसेस. एक्सर्ट टू, किधर लगाते हो बताओ भाई? एक्सर्ट टू हाई कंसंट्रेशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस. हाई कंसंट्रेशन साइड में लगाते हैं जैसे ऑस्मोसिस रुक जाए. और उसकी वैल्यू क्या होती है? दोनों के वेपर प्रेशर के डिफरेंस के बराबर.
जो ज्यादा होगा उसको पहले लिखोगे, जो कम होगा उसको बाद में लिखोगे। इसकी वैल्यू क्या होती है? दोनों के वेपर प्रेशर, दोनों सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के डिफरेंस के बराबर, है ना। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, बस सारे पॉइंटर एक जगह लिख रहा हूं जैसे आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। इसी का फार्मूला होता है पाई इक्वल टू आई सी आर टी। पाई इक्वल टू आई सी आर टी। अब सारे बच्चे इस जगह पे एक बहुत अच्छा पॉइंट ध्यान रखेंगे, गौर से सुनो मैं क्या लिख रहा हूं। इफ more than one solute present, if more than one solute present, मान लो सॉल्यूट एक से ज्यादा है तो ये फार्मूला अपने को कैसे चेंज करेगा इन सॉल्यूशन। तो बच्चों ये फार्मूला अपने को ऐसे चेंज करता है, हर सॉल्यूट के लिए I1C1 अलग होता है, हर सॉल्यूट के लिए I1C1 अलग होता है। ये देखो RT, मान लो दो सॉल्यूट है तो हर सॉल्यूट का I अलग होगा, हर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अलग होगा, हर सॉल्यूट का I, हर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन। मान लो दो सॉल्वेंट सॉल्यूट डाल रखे तो I1C1 प्लस I2C2 इंटू RT। तीन डाल रखे तो I1C1 प्लस I2C2 प्लस I3C3 इंटू RT। और एक सॉल्यूट है तो ये तो है ही है, ये तो है ही। क्लियर है? क्लियर है। अब अगला कॉन्सेप्ट समझो। यदि आइसोटोनिक है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि दोनों सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर सेम है ना। पाई ऑफ सॉल्यूशन 1 इज इक्वल टू पाई ऑफ सॉल्यूशन 2, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के सेम है। ये देखो, और पाई की वैल्यू क्या है? I1C1 RT, I2C2 RT। अब टेम्परेचर सेम है तो ये फार्मूला लगेगा, यदि टेम्परेचर अलग अलग है तो T1 T2 हो जाएगा, T1 T2 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या होता है? हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ये क्या होते हैं? देखो, ये पॉइंट मैं थोड़ा स्पीड में डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये मैंने कल ही पढ़ाए हैं सारे, बस मैं एक जगह पे सिंक्रोनाइज कर रहा हूं। अब देखो, यदि सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है सॉल्यूशन 2 से, तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? हम इसको क्या बोलेंगे जरा बताओ? solution 1 is hypertonic of solution 2, hypertonic of solution 2। अब यदि solution 2 के रिस्पेक्ट में बोलना है तो क्या बोलेंगे? solution 2 is hypotonic, हाइपो का मतलब कम होता है, हाइपो का मतलब कम होता है और हाइपर का मतलब ज्यादा होता है। ये देखो, हाइपो का मतलब कम होता है, हाइपर का मतलब ज्यादा होता है। ये देखो, सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट फार्मूले एक जगह पे लिखा दिए, एक जगह पे आपको करा दिए, जैसे आप क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर पाओ। अब लास्ट एंड फाइनल फिर क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ने कहा लास्ट एंड फाइनल, अरे भाई वेपर प्रेशर को भी तो ध्यान दोगे, वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन को नहीं ध्यान दोगे। देखो, आपको मैंने फार्मूला पढ़ाया रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉरी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको मैंने पढ़ाया P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू I का ये। इसका मतलब मैंने सारे बच्चों को बताया है कि इसका मतलब ये है। इस पर IIT में क्वेश्चन आ चुका है, अभी नीट पे क्वेश्चन नहीं आया है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ I का मल्टीप्लाई ऊपर रखते हैं, नीचे छोड़ देते हैं। ध्यान रखना दोनों जगह पे है। अच्छा, अब इस चीज को देखो, इसका मतलब रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है,
अब मैं यदि आपसे पूछूं, गौर से सुनना, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई इंटू काई ए के। क्यों? क्योंकि पी नॉट तो कांस्टेंट होता है। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। इसका मतलब जिसका आई इंटू काई ए ज्यादा है उसका लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। अच्छा, एक सबसे खास बात है कि पीएस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आई इंटू काई ए के। वांट ऑफ फैक्टर आ गया है ना। पीएस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कई बार बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सल्यूट बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कम होता जाएगा। और यहां पर वांट ऑफ फैक्टर भी आ गया है। विदाउट वांट ऑफ फैक्टर के कोई क्वेश्चन मत कीजिएगा। विदाउट वांट ऑफ फैक्टर के कोई क्वेश्चन मत कीजिएगा, मतलब फार्मूला ये लगाइएगा। इसी वजह से मैंने पीछे क्वेश्चन नहीं कराए हैं। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि बच्चों में कंफ्यूजन रहेगा कि ये कब लगाएं वो कब लगाएं। ऑलवेज ये वाले फार्मूले यूज होंगे, ऑलवेज ये वाले यूज होंगे, आई वाले। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर अब आप यार क्वेश्चन करा दो यार, अब सर आप क्वेश्चन करा दो। तो मैंने कहा चालू करते हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ। आ जाओ भाई, अब तैयारी चालू। आओ, अब हम लोग कम से कम 8-10 क्वेश्चन करेंगे। लिखने का टाइम दे दीजिए। अच्छा, पीछे पलट दूं क्या? पलट दूं क्या? हाँ, नहीं बात सही कह रहे हो, लिखने का टाइम दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखो, ये वाला पहले लिखो, पहले ये वाला, है ना? हाँ, आप आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नोट कर लीजिए। ये करिए, ये करिए। हाँ राहुल बेटा, बस मस्त इसी तरह से पढ़ते रहो, इसी तरह से पढ़ते रहो। आ जाओ। हाँ, हर चैप्टर के हैंड रिटन सीएचडी नोट्स मैं आपको दूंगा। चैप्टर खत्म होने पर, जैसे अब मंडे को दे दूंगा। चैप्टर खत्म होने पर हर चैप्टर में मैं इतनी बात जरूर डाल दूंगा, अभी बता दूंगा क्या क्या। अब पहले क्वेश्चन कर लेने दो। विच वन इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी? अब देखो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों कौन कौन होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? हाँ। फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं। डिपर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। डिपर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है? यस, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब आओ, अब आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। आ जाओ, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आ जाइए। अब देखो जरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ऑफ द फॉलोइंग 0.1 m इक्वल सोल्यूशन, ठीक है, विच वन एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिस्पर्शन। मतलब किसका ऑर्डर पूछ रहा है? लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिस्पर्शन, मतलब डेल्टा टीएफ का ऑर्डर पूछ रहा है। अब देखो, सबका कंसंट्रेशन सेम है, हाँ, और सब के सब इक्वल सोल्यूशन है, हाँ। देखो, सब के सब क्या है? इक्वल सोल्यूशन है, चेक करो। 0.0 m इक्वल सोल्यूशंस, तो सब के सब इक्वल हैं। तो भाई आप बताओ, केएफ सबके लिए सेम हो गया, कंसंट्रेशन सबके लिए सेम हो गया, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल हो गई? आई के प्रोपोर्शनल हो गई। अब जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा उसका डेल्टा टीएफ ज्यादा। अब देखो, केसीएल सॉल्ट है तो पानी में डिसोसिएट होगा, तो पानी में डिसोसिएट हुआ तो आई कितना है? कितने आयन है? के और सीएल, एक एक दो, दो है।
तो n की वैल्यू 2, और जितनी n की वैल्यू उतनी i की वैल्यू। क्यों? 100% एसोसिएशन डिसोसिएशन मान के चलेंगे। क्यों मान के चलेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होगा तो 100% एसोसिएशन डिसोसिएशन मान के चला जाएगा। और जब 100% एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो i की वैल्यू n के बराबर होती है डिसोसिएशन के केस में, और i की वैल्यू 1/n के बराबर होती है एसोसिएशन के केस में। अब इसका ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, ना तो एसोसिएशन करेगा ना डिसोसिएशन। जो एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं करते उनके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1। अब देखो कितने आयन है, 2 और 3, 5 है, तो n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 5 तो i की वैल्यू 5। अब इसमें कितने हैं, 2 और 1 3, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 तो i की वैल्यू 3। तो सबसे ज्यादा क्या होगा? ये होगा। सबसे ज्यादा क्या होगा? ये। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ। अब ये देखो बच्चों, फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन के जस्ट बाद दे रहा हूं जैसे आप थोड़ा सा डिफरेंसेस समझ पाओ। क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वस सोल्यूशन हैज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट? अब देखो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। इसमें कहा गया है मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, मतलब ये डेल्टा टीएफ नहीं पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है। और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ये आप जानते हो। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट के केस में आप ये बात देखते रहना कि वो डिपर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है। तो देखो जैसे अब क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वस सोल्यूशन हैज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है। अब सॉल्वेंट सबके लिए सेम है, क्यों? इक्वस सोल्यूशन कह दिया। जब सॉल्वेंट सबके लिए सेम है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा I इंटू एम के। डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मगर डेल्टा टीएफ थोड़ी पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है। तो I इंटू एम की वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन सबसे ज्यादा होगा। अब I इंटू एम करो, I कितना है? 2। क्यों? 100% मान के चलना है, तो 0.01 इंटू 2, इसकी वैल्यू कितनी आई? 0.005 इंटू 3। क्यों? 1 mg 2 आई। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.001 इंटू 1। इथाइल अल्कोहल पानी में डिसोसिएशन एसोसिएशन थोड़ी करता है। 0.005 इंटू 2, 1 mg 1 सल्फेट। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? इसकी है। I इंटू एम सबसे बड़ा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन सबसे कम। I इंटू एम सबसे बड़ा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन सबसे कम, और सबसे बड़ा ये है। क्यों? यहां पे 2 जीरो लगे हैं और यहां पे 1 जीरो है। ये बहुत छोटी वैल्यू है और ये बहुत बड़ी वैल्यू है। सी आंसर नहीं होगा, ए आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, यस। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, शायद इस क्वेश्चन में कोई एरर है क्योंकि मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, मैं क्वेश्चन ही करा चुका हूं। चलो चेक करते हैं। जितना मुझे आइडिया है कि इस क्वेश्चन में कोई एरर है, इसकी जगह दूसरा कराते हैं। चलो चेक कर लेते हैं, है ना? एरर होगा तो दूसरा कर लेंगे। चलो बच्चों, इंक्रीजिंग द फॉलोइंग सोल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I इंटू एम के भी सबका सेम है। के भी सबका सेम क्यों है? क्योंकि सबका सॉल्वेंट वाटर है। आपने कहा कि सर कहां दिया है वाटर है, कहां दिया है वाटर है, तो ये बात सही है। ये क्वेश्चन में एरर है, मतलब जिसने भी क्वेश्चन लिखा है उसको क्लियर लिखना चाहिए कि अरेंज द फॉलोइंग इक्वल सॉल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। मगर जब भी ना लिखा जाए
तो अंडरस्टूड होता है कि वाटर सॉल्वेंट होगा क्योंकि वो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्वेश्चन में वैसे क्या होता है, क्वेश्चन कभी कंफ्यूजिंग नहीं दिया जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज सही होनी चाहिए। आप क्वेश्चन को चाहे जितना टफ करो, अब तुम चीजें बताओगे नहीं तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। मगर इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि वाटर स्टैंडर्ड सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो वाटर क्या है, सबका सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट सेम है तो के भी सबका सेम है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई इंटू एम के। आई इंटू एम करते जाओ, देखो m इंटू आई की वैल्यू कितनी 2, m इंटू आई की वैल्यू कितनी 1 क्यों, यूरिया है। अब I इंटू एम कितना है, ये I कितना है 2, NaCl है तो I कितना होगा 2। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो यार सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली है, तो सबसे ज्यादा फोर्थ का होगा, तो ये गलत हो गया। ठीक, फिर किसका होगा, फिर होगा इसका 1 का, फिर किसका होगा 1 का। तो फोर्थ के बाद सेकंड, मतलब फोर्थ के बाद सेकंड, तो फोर्थ के बाद सेकंड किस में दिया है, सब में थर्ड दिया है। एक बार देखना सेकंड की वैल्यू कितनी है, सेकंड की वैल्यू है ये, और इसकी वैल्यू है ये, 3 जीरो लगेंगे, यही तो बड़ा है। सेकंड आना चाहिए, है ना, सेकंड आना चाहिए, और सेकंड किसी में नहीं है। मैं कह रहा था ना इस क्वेश्चन में एरर है, सेकंड किसी में आंसर नहीं है। चेक करो, चेक करिए, है ना, तो सेकंड आना चाहिए। अब सेकंड किसी में आंसर नहीं है, वही मैं कह रहा था कि इस क्वेश्चन में एरर है। या तो एरर क्या है, या तो यहां पे 2 होगा, अब जैसे 2 होगा तो सेकंड आएगा, तो हम लोग लगा देते हैं जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से लगा देते हैं, उसके हिसाब से लगा देते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, फोर्थ, फिर कौन है सेकंड, फिर कौन है थर्ड, और सबसे छोटा कौन है फर्स्ट। सबसे छोटा कौन है फर्स्ट। यस यस यस, वेरी गुड। ये आंसर समझ में आया सबको, सबको ये आंसर समझ में आया है। मोलरिटी दी है, देखो सबकी मोलरिटी दी है, मगर जब सबकी मोलरिटी दी हो तो उसको मोलरिटी मान के चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबकी मोलरिटी दी है मगर उनको आप मोलरिटी मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, इस क्वेश्चन करिए, करिए। व्हेन वी हैव 3 इक्वल सॉल्यूशन, अब देखो इक्वस बोल दिया, इक्वस बोल दिया, इसका मतलब केएफ और केबी सबके लिए सेम हो गए। वी हैव 3 इक्वल सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेबल्ड एज ए बी सी, 3 सॉल्यूशन है ए बी और सी, ठीक है, विद कंसंट्रेशन 0.1 m, 0.01 m एंड 0.001 m, मतलब सब में एक एक जीरो बढ़ाते चले गए, सब में एक एक जीरो बढ़ाते चले गए। ये 0.1 है, ये 0.01 है, और ये 0.001 है, ठीक है, सेपरेटली। द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर दिस सॉल्यूशन विल बी। हाँ, ये क्वेश्चन जानते हो अच्छा भी है और इस चैप्टर का भी नहीं है, ये सॉल्यूशन चैप्टर और इक्विलिब्रियम चैप्टर का मर्ज क्वेश्चन है। बताता हूं कैसे। देखो हमारा डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट है, तो डिसोसिएशन के केस में फार्मूला ये लगेगा, ये I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। हाँ, अब देखो सारा का सारा सोल्यूशन NaCl का है, तो n तो सबके लिए सेम हो गया, n क्या है, n सबके लिए सेम है, क्यों, सबके सब NaCl सोल्यूशन है। हाँ, तो I की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, I की वैल्यू डिपेंड कर रही है अल्फा पे, I की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, अल्फा पे।
ओफो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन और अल्फा एक ही जैसे होते हैं। ये अल्फा, अल्फा, तो आई की वैल्यू अल्फा पर डिपेंड कर रही है। अब अल्फा कैसे निकालोगे? तो अब यहां पर थोड़ा सा नॉलेज आपको चाहिए होगा केमिकल इक्विलिब्रियम का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू होता है अंडर रूट के ए अपॉन सी, ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ। ये ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ की इक्वेशन है। अब देखो, कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाओगे तो अल्फा इंक्रीज होता चला जाएगा। ये देखिए, कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाओगे तो अल्फा इंक्रीज होता चला जाएगा। ये आपको पढ़ाया जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ। वहां पर उस जगह का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। देखिए, कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाओगे तो अल्फा बढ़ता जाएगा। अब देखो, कंसंट्रेशन डिक्रीज होता चला जा रहा है तो अल्फा बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा अल्फा किसका होगा? सी का होगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन सबसे कम है। कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाओगे तो अल्फा बढ़ता चला जाएगा। अल्फा क्या है? बढ़ता चला जाएगा। तो आंसर ये आएगा। बच्चे ये आंसर टिक कर देंगे। हाँ, नोट करने का टाइम बिल्कुल देंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे क्या देखेंगे? NaCl है, NaCl सॉल्ट है, तो वो 100% डिसोसिएट हो रहा होगा? नहीं, अप्रोक्सीमेट 100% डिसोसिएट हो रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है। तो आई की वैल्यू अल्फा पर डिपेंड कर रही है, और अल्फा क्या है? कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अल्फा कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखिए, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ए। गौर से सुन लो। देखो, एक बच्चा कह रहा रिपीट कर दो। आप ये रिलेशन देखो, ये क्या लिखा है? अल्फा, और ये क्या है? कंसंट्रेशन। इसका मतलब कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा ज्यादा होगा, और अल्फा ज्यादा होगा तो आई ज्यादा होगा। चेक करो। अरे भाई, ऐसा नहीं, ऐसा लिख दें, ऐसा लिख दें तो कोई बुरा मानोगे? इस चीज से क्या पता चल रहा है? इस चीज से तुम्हें ये बात तो पता चल रही है ना कि ऐसा लिखा जा सकता है। के तो कांस्टेंट है, तो जब कंसंट्रेशन कम तो अल्फा ज्यादा और आई ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका कम है? सबसे कम कंसंट्रेशन इसका है, तो सबसे ज्यादा आई होगा, सबसे ज्यादा आई होगा। क्लियर? क्लियर। अब इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन को आप जानते भी हो। देखो, होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर बर्फ जम जाती है, जैसे पहाड़ों में, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, उत्तराखंड है, इंडिया में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या मान लो रसिया, मान लो यूके, मान लो जर्मनी, मान लो, इन जगहों पे जब बर्फ जम जाती है तो हम क्या करते हैं? बर्फ को पिघलाने के लिए नमक के पानी का छिड़काव करते हैं। नमक का पानी का छिड़काव करते हैं। इससे क्या होता है? बर्फ थोड़ी ढीली हो जाती है, और ढीली हो जाती है तो फिर मशीन से आसानी से हटा लेते हैं। मशीन से आसानी से हटा लेते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? गौर से देखो, पढ़ो। देखो, ऐसा इसलिए करते हैं कि जब आई की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये देखो, आप जानते हैं कि ये होता है, और आप ये भी जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखो, अब मुझे बताओ, यदि मैं आई की वैल्यू बढ़ाता चला जाऊं, इसकी वैल्यू बढ़ाता चला जाऊं, तो ये कम होता चला जाएगा। और यदि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, मान लो अभी बर्फ 0 पे बन रही थी, अब मैंने फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करके -4 कर दिया है, तो अब -4 पे पानी वो होगा ना, क्या? सॉलिड बनेगा। तो -4 पे सॉलिड बनेगा। मान लो उस जगह का टेम्परेचर 2 है, तो अब ये धीरे धीरे क्या होगा? लिक्विड में आने लगेगा, और हम इसको आसानी से हटा पाएंगे। तो यदि हम आई इंटू एम की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कम हो जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कम होने का मतलब अब -4 पे वो सॉलिड होगा, -4 पे सॉलिड होगा। तो यहां पर जरा पढ़ो, लिखा क्या है? गिवन ब्लो आर टू स्टेटमेंट, NaCl is added to the ice at 0 degree centigrade, present in the ice cream box to prevent the melting of ice cream। क्या ये सही है?
NaCl को हम ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, वो आइसक्रीम बॉक्स को प्रिवेंट करता है मेल्ट होने से। NaCl ऐड होने से आइसक्रीम बॉक्स को प्रिवेंट करता है मेल्ट होने से। क्या ये सही है? मेल्ट होने से प्रिवेंट करेगा, ये रोकेगा नहीं, ये रोकेगा नहीं। क्यों? NaCl मिला रहे हो तो वांट ऑफ फैक्टर बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है। NaCl का I2 होता है, और I बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो बर्फ और जल्दी पिघल जाएगी, आइसक्रीम और जल्दी पिघल जाएगी, आइसक्रीम और जल्दी पिघल जाएगी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, उल्टा लिखा है। ऑन एडिंग ऑफ NaOH टू आइस देयर इज डिपर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सही लिखा है। इसका एक्सप्लेनेशन सही है कि जब आप NaOH को जब आप NaCl को ऐड करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जब आप NaCl को ऐड करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। NaCl is added to the ice at 0 degree centigrade present in the ice cream box to prevent the melting of ice cream। ये गलत है और ये सही है। NaCl ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड ट्रू है। ये कहां लिखा है? ये है, ये देखिए। अरे भाई, आपको अभी तो पढ़ाया है NaCl ऐड करने से क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो NaCl क्या करता है, NaCl का I2 होता है, तो I की वैल्यू बढ़ेगी तो ये कम नहीं हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं कर जाएगा। क्लियर? क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन which will be isotonic in at the same temperature, the number of pair of solution is an R। वो कह रहा है इनमें से कौन से सॉल्यूशन का पेयर आइसोटोनिक है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन which will be isotonic at the same temperature। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? आइसोटोनिक का मतलब होता है दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होने चाहिए। तो दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होने चाहिए, तो ये हुआ I1C1R_T1 I2C2R_T2। क्यों? टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है तो ये कट गया। तो इसका मतलब दोनों सॉल्यूशन का I इंटू C आपस में बराबर होना चाहिए। I1C1 इसका और I2C2 इसका बराबर है, तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। तो अब आप I इंटू सी चेक करो, इसका I इंटू सी निकालो। I कितना होगा? 2, और C कितना है? 1। अब इसका निकालो, I कितना है? 1 और C कितना है? 2। देखो कंसंट्रेशन 2 और यूरिया है, तो I क्या होगा? 1। अब इसमें कंसंट्रेशन 1 है मगर NaCl का I कितना होगा? 2। तो ये तो बराबर आ रहे हैं, तो ये है आइसोटोनिक। अब इसको चेक करो, 1 इंटू 3, 3 क्यों? एक कैल्शियम 2 Cl, तो N कितना हुआ? 3। तो I कितना हुआ? 3। तो 1 इंटू 3। अब ये देखो 1.5 इंटू 2, ये क्या है? 1 और 2। अब देखो दोनों की वैल्यू सेम है, ये भी आइसोटोनिक है, ये भी आइसोटोनिक है। मुझे लग रहा है ना ये मुझे कट करने में गलत हो गया। इसके नीचे ऑप्शन है, इसके नीचे ऑप्शन होंगे, ये 4 सॉल्यूशन है, इसके नीचे ऑप्शन होंगे, ऑप्शन गायब है, तो ऑप्शन हम लोग कर लेंगे। 1.5 m इक्वल्स AlCl3। अब इसको बनाओ तो कितना हुआ? 1.5 इंटू 1 एल्युमिनियम और 3 क्लोरीन 4 बराबर 2 इंटू ये कितना हुआ? 2 सोडियम 1 सल्फेट 3। अब देखो ये बराबर है, ये 6 हुआ, ये कितना आया? 15 चौको 60, ये भी 6 हुआ, बराबर है, ये भी आइसोटोनिक है। अब लास्ट एंड फाइनल 2.5 इंटू 2, 1 इंटू 5, 2 और 3, तो ये भी बराबर है। ऑल सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक, A, B, C एंड D
सभी के सभी आइसोटोनिक है। ऑल सोल्यूशन आर आइसोटोनिक, सारे सोल्यूशन आइसोटोनिक है। क्यों? सभी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर है। ये देखो I1 C1 I2 C2 आपस में बराबर है, मतलब दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर है। और यदि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो वो दोनों क्या होंगे? आइसोटोनिक होंगे। क्लियर है? कर पा रहे हो? कर पा रहे हो सब लोग? क्या सब लोग कर पा रहे हो? क्या सब लोग कर पा रहे हो? चलो ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताओ। यस, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। Which one of the following 0.06 m aqueous solution has lowest freezing point? अब देखो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। अब किसका पूछ रहा है? सोल्यूशन का। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन लोवेस्ट पूछ रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो m सबका सेम है और kf सबका सेम है। क्यों? इक्वल सोल्यूशन है, तो बस आई चेक कर लो। इसका आई कितना हुआ? 2, इसका आई कितना हुआ? 1। अरे 1 2, और ये क्या है? ग्लूकोज। इसका आई कितना हुआ? 5, इसका आई कितना हुआ? 3। तो मिनिमम चाहिए कि हाईएस्ट? मिनिमम चाहिए। तो जब आई ज्यादा होगा तो ये कम होगा, तो सबसे ज्यादा आई किसका है? इसका। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सबसे कम किसका होगा? इसका। यस। अब चलो कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चनों को करते हैं। आओ देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, पढ़िए सब लोग। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 5% इक्वल सोल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 12% इक्वल सोल्यूशन ऑफ y। If molecular weight of x is a, then molecular weight of y is। अच्छा देखो बच्चों गौर से सुनिएगा, वो कह रहा है सोल्यूशन x का फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन y के फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल है। तो भाई देखो फ्रीजिंग पॉइंट का तो कोई फार्मूला नहीं होता है, इसका फार्मूला होता है। और डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब ये चीज कांस्टेंट है, तो जो रिलेशन डेल्टा टीएफ का है उसका उल्टा रिलेशन फ्रीजिंग उसका होगा सॉल्यूशन का। तो देखो यार सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट तो उल्टा रिलेशन करता है। अब केएफ सबका सेम है, दोनों इक्वल सॉल्यूशन है, दोनों इक्वल सॉल्यूशन है। और आई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आई के बारे में क्यों इंफॉर्मेशन नहीं है? क्या सॉल्यूट का नाम है? सॉल्यूट का नाम दिया गया है? नहीं। तो आई के बारे में जब कुछ बताया ही नहीं गया है तो आई हम मान के चलेंगे 1। जब भी आई के बारे में कोई किसी तरह की इंफॉर्मेशन ना दी जाए तो 1। अब उन्होंने कहा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4% इक्वल सोल्यूशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 12% इक्वल सोल्यूशन ऑफ वाई। तो आई क्या होगा? आई हमारा कांस्टेंट सेम। तो अब क्या हुआ? अब ये कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्यों? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और उन्होंने कहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल है, डेल्टा टीएफ इक्वल नहीं है। पढ़ो जरा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4% इक्वल सोल्यूशन इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 12% इक्वल सोल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट बराबर है, डेल्टा टीएफ बराबर नहीं है। तो भाई देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन ए है एक्स है, एक्स बराबर है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाई। तो ए का क्या हुआ? 1/mx
बराबर हो गया 1/my के। क्यों? इसकी वैल्यू क्या है? ये है। इसका मतलब कुल मिला के बात ये आई, mx बराबर है my के। दोनों को पलट दिया, या क्रॉस कर लो या पलट लो। अब मोलरिटी निकालो, तो x की मोलरिटी क्या होगी? देखो, इसको पढ़ना सिखाया है मैंने। जो बच्चे जो बच्चे मोल कॉन्सेप्ट मेरे से पढ़े हैं उन सबको मैंने ये पढ़ना सिखाया है। इसका मतलब क्या है? W/W। तो पहला क्या है? सल्यूट। तो 4 ग्राम सल्यूट है, 4 ग्राम सल्यूट है। और दूसरा क्या होता है? सोल्यूशन, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन है। तो सॉल्वेंट कितना हुआ? इन दोनों का डिफरेंस 96 ग्राम सॉल्वेंट है। मैंने पढ़ना सिखाया है ना। पहला क्या है? सल्यूट, दूसरा क्या है? सोल्यूशन। तो देखो, मोल ऑफ सल्यूट मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल ऑफ सल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। मोलरिटी का फार्मूला, सॉरी 1000, मोलरिटी का फार्मूला यही होता है। मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। अब इसमें करो मोल ऑफ सॉल्यूट, ये कितना है? 12। तो 12 मोल ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास हमें पता नहीं है, निकालना है। अब देखो इसको पढ़ो, यदि ये 12 ग्राम सॉल्यूट हो गया तो सोल्यूशन कितना है? 100। इसको क्या बोलेंगे? 100%। तो 100 ग्राम सोल्यूशन हो गया। पहला सॉल्यूट, दूसरा सोल्यूशन। अब सॉल्वेंट कितना हुआ? माइनस कर दो। 88 ग्राम क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। 88 ग्राम क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। इनटू 1000, 1000 से 1000 कट गया, तो ये 496 इंटू ए बराबर 1288 इंटू एम। एम की वैल्यू निकालनी है, तो ये उड़ा दो, 3 आ गया। तो एम इक्वल टू क्या आ गया? एम इक्वल टू आ गया 3 इंटू 96 इंटू ए डिवाइडेड बाई 88। बात समझ में आई सबको? सबको बात समझ में आई? अब इसको डिवाइड करो, तो देखो कर लो ऐसे। 2 से किया 44, 2 से किया 8 और 48, फिर 2 से कर दिया 22, फिर 2 से कर दिया 24, है ना? तो 4 के आसपास वैल्यू आ रही है, यही आएगा आंसर। क्यों भाई? देखो, ये 1 के आसपास आ रहा है, नहीं 3 आएगा, ये वाला आंसर आएगा, बी वाला। अब देखो कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करो। हथियार कहां गया भाई? कैलकुलेटर। देखिए बच्चों, कितना लिखा है? 3 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 22, 3.27। तो m की वैल्यू आ रही है 3.27 ए। ये परफेक्ट और 100% करेक्ट आंसर है। तो आप आंसर ये टिक कर दो, इसके पास आ रहा है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ W इज, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ W इज, है ना? ये देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, चेक कर लो जरा एक बार। मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, सही है। 4 3 12, 2 से काटा 48 44, 2 से काटा 24 22, सही है, सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार एग्जैक्ट वैल्यू क्यों मैच नहीं की? आपको बताएं, आप सोच रहे होंगे सर एग्जैक्ट वैल्यू क्यों मैच नहीं की? आप सोच रहे हो, बताओ। आप लोग सोच रहे हो ना कि यार सर आपकी एग्जैक्ट वैल्यू मैच नहीं कर रही है। देख लो, बताओ क्यों नहीं मैच कर रही है? बताओ कि मैच क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इन्होंने
जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है वो गलत किया है। इन्होंने क्या किया है, मोलरिटी बराबर की है, इन्होंने मोलरिटी बराबर की। अभी देखो मैं आंसर 2 मिनट में मैच करा दूंगा। इसको 100 डाल दो और इसको भी 100 डाल दो, अभी देखो मैच हो जाएगा। मगर वो गलत है, वो गलत है। 96 की जगह 100 डालो और यहां डालो। उन्होंने क्या किया है, मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लिया है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100। मगर मोलरिटी बराबर की जाती है, मोलरिटी थोड़ी बराबर की जाती है। फार्मूला ये है और इसमें ये क्या है, मोलरिटी है, मोलरिटी है, मोलरिटी है ना। तो वो मेरा आंसर मैच उनके बराबर नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं, मेरा 100% परफेक्ट आंसर है। उन्होंने अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व कर रखा है, उनकी थ्योरी थोड़ी सी गलत है जिसने भी क्वेश्चन ड्रा किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसने क्या किया है, मोलरिटी बराबर कर दी है, मोलरिटी ऑफ एक्स बराबर मोलरिटी ऑफ वाई, जिसकी वजह से ये आंसर आया है, हमारा ये आया, मगर ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखना। तो परेशान मत होना। हम लोगों को कॉन्फिडेंस क्यों रहता है, तो क्योंकि हम लोग इतने दिनों से हैं, हम लोग को पता है कि कहां क्या गलती चल रही है। आओ अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, करो करो, आ जाओ बच्चों। A solution is prepared by dissolving 0.6 gram of urea and 1.8 gram of glucose in 100 ml of water at 27 degree centigrade. The osmotic pressure is, अभी देखो मैंने एक बात बताई थी कि हो सकता है कि 2 सॉल्वेंट लिए जाएं। तो जब 2 सॉल्वेंट लिए जाएंगे तो तुम फार्मूले को कैसे यूज करोगे। अब देखिए उसने क्या कहा है, जरा समझो। उसने कहा कि मैंने 0.6 ग्राम तो यूरिया डाल दिया और 1.8 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया। किसमें, 100 ग्राम पानी में, 100 ग्राम पानी में 100 ml वाटर। अब वो ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है, तो देखो 2 सॉल्यूट पड़े हैं, चेक करो। तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे पाई इक्वल टू I1C1 प्लस I2C2 इंटू RT। अब I की वैल्यू 1, क्यों, ग्लूकोज के लिए भी 1 होती है और फ्रैक्ट भाई कार्बोहाइड्रेट और यूरिया के लिए I की वैल्यू 1 होती है ना। तो ये एसोसिएशन करते हैं ना डिसोसिएशन। अब इसको कंसंट्रेशन बनाओ, तो कंसंट्रेशन कैसे बनाया जाता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये ml है, ml है तो 1000 का मल्टीप्लाई प्लस 1 इंटू मोल ऑफ सॉल्यूट मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ग्लूकोज 180 होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000 इंटू r इंटू t। अब सॉल्व करो तो ये देखो आ गया 1 2 1 2 है ना। तो ये आया 0.6 डिवाइडेड बाई 600, ये 2 जीरो हो गए ना, 1 और 1, ये आया। अब यहां पर भी 1.8 डिवाइडेड बाई 100, ये 18, 1 2 1 2, तो 1 जीरो यहां पर भी आ गया इंटू r इंटू टी। अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो 1 जीरो और बढ़ा लो, 6 से 6 कट गया, इसका मतलब 10 की पावर 3 आ गया। 1 जीरो और बढ़ा लो, 18 से 18 कट गया, इसका मतलब 10 की पावर 3। ये ऊपर जाएगा, 3 जीरो ऊपर जाएंगे 10 की पावर 3, 3 जीरो ऊपर जाएंगे 10 की पावर 3, तो 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -3। आर की वैल्यू डाल दो 0.821, टी की वैल्यू डाल दो 300 केल्विन। ये देखो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बनाओगे 300 हो जाएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बनाओगे 300 हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब हो गया जाके 2 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3, 0.0821 इंटू 300। अब बेटा इसको जरा सॉल्व करो
और वैल्यू बताओ। हाँ, कहीं मिस्टेक हो गई क्या? सर आपने गलत किया है। अभी आपने कहा मोलरिटी और मोलरिटी सेम होगी, फिर क्वेश्चन। अरे प्रभु, जब सम में मोलरिटी दी है तो मोलरिटी को जब मोलरिटी बनाओगे तो सम में बनाना पड़ेगा, तो लगभग वही बात आ जाएगी। लगभग वही बात आ जाएगी। ऊपर से वहां कम और ज्यादा पूछा गया है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पूछी गई थी उस क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पूछी गई थी, है ना। और यहां पे देखो मोलरिटी निकालना है। क्यों? क्योंकि ये सी है, सी कंसंट्रेशन मोलरिटी है भाई। ऑस्मोटिक प्रेशर वाले फार्मूले में सी लिखा है, और सी क्या है? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है। आप देखो मैंने नोट्स में लिखाया है, इसको मोलरिटी थोड़ी बोला है, मोलरिटी बोला है। और इनमें जो है, ये जो फार्मूले हैं, इनमें जो कंसंट्रेशन है वो मोलरिटी है। ये देखो, अब यहां पाई निकालना है तो मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डाला है। ये देखो, अब इसको सॉल्व करो। देखो 0.0821 इंटू 300 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई इंटू 10⁻³ यार ये आंसर तो बहुत ऊपर आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन करियो भाई, देखना आंसर मैच कर रहा है मेरा। आंसर मैच कर रहा है, ये वाला आएगा, मगर पावर मैच नहीं कर रही है। मैच कर जाएगी। एक मिनट रुकना, मैंने कहीं गलती कर दी होगी। 0.0821 इंटू 300 इंटू 2। भाई देखो एक जीरो का डिफरेंस आ रहा है, चेक करना एक जीरो का डिफरेंस कहाँ आ रहा है। मैंने कहीं एक जीरो उल्टा सीधा सेट कर दिया है। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, बताओ कोई बता सकता है गलती कहाँ है? नहीं, एक जगह गलती है, इस कैलकुलेशन में गलती है। देखो बताता हूं कहाँ गलती है। कैलकुलेशन मिस्टेक है। देखो, ये जीरो नीचे आएगा और ये जीरो ऊपर आएगा तो ये कट जाएगा यार। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि बराबर में लिखे थे ना, तो बराबर में लिखे थे तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे ये ऐसे आएगा ना, ये देखो ऐसे आएगा। अरे ये जीरो ऊपर वाला है और ये तो नीचे आएगा ना, 60 डिवाइड में है, और जब 60 डिवाइड में है तो ऐसे आएगा, तो ये कट जाएगा है। अब क्या था, ये बराबर में लिखे थे तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई में कर दिया था, इसीलिए गलत आ गया था, इसीलिए कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो ये कट जाएंगे, तो ये जब कट जाएंगे तो ये कितना बचेगा? 0.1। ये पूरा बचेगा 0.1 और ये भी पूरा बचेगा 0.1। भाई देखो जीरो से जीरो कट गया, अब 0.6 डिवाइडेड बाई 6 0.1। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया तो 1.8 डिवाइडेड बाई 18.1। अब ये बराबर में लिखे थे तो मैंने भी जल्दी जल्दी में मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि ये चीज तो नीचे आएगी ना और ये ऊपर वाली चीज है। अब वैल्यू डालो, 0.2 इंटू 0.0821 इंटू 300। अब ये आ जाएगा 4.92 एटमॉस्फेयर। 4.92 एटमॉस्फेयर, ये देखिए, है ना। बात समझ पाए कि इसको मैं अलग से एक बार सॉल्व करके दिखा दूं? इधर देखो भाई, देखो मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। मैंने ऐसे किया। अब इसको और सॉल्व करो, ये 60 नीचे आया और ये 10 ऊपर, ये कट गया। ये देखो, अब मैंने क्या किया था, ये और ये करके दो जीरो कर दिए थे कि एक जीरो ये एक जीरो ये, तो नीचे दो जीरो। और जबकि ये डिवाइड वाली चीज है, ये ऊपर वाली चीज है ना। ये गलती हुई थी मेरे से। बात समझ पाए सब लोग? हाँ, और चलो। और चलिए, अब इस क्वेश्चन को करिए।
देखिए अब क्वेश्चन क्या है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ग्लूकोज इज 2K। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी भी दिया है। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2K। ठीक है, और मोलरिटी कितनी है 1। द डिपर्शन इन द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेम सॉल्वेंट इज 2K। अच्छा, डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी 2K है, मगर मोलरिटी कितनी है ये। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन KB एंड KF। ठीक है, तो भाई इसका फार्मूला क्या बना, KB इक्वल टू आई KB इंटू M। इसका फार्मूला क्या बना, TF इक्वल टू आई KF इंटू M। अब सॉल्यूट सेम है, सॉल्वेंट सेम है, हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से आई कट गया, क्यों, सॉल्यूट सेम है। अब इसकी वैल्यू क्या है 2K, इसकी वैल्यू क्या है 2K, KF KB। भाई KF और KB की वैल्यू वाटर के लिए सेम थोड़ी होती है, अलग अलग होती है। अच्छा, मोलरिटी कितनी है, पहले में मोलरिटी क्या है 1 और दूसरे में कितनी है 2। इसमें 1 है, इसमें 2 है। अब ये तो कट गया, तो KB इक्वल टू क्या आ गया 2KF आ गया। KB इक्वल टू क्या आ गया 2KF, ऐसा कहीं है, ये देखिए KB इक्वल टू 2KF। यस यस। अब देखो यार, आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, इस क्वेश्चन को करिए, अच्छे से करिए। देखो, CrCl3.X अमोनिया कैन एग्जिस्ट एज ए कॉम्प्लेक्स 0.1 मोलर इक्वल सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, सो ए डिपर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना, डेल्टा TF दिया है। ठीक है, एज्यूमिंग 100% आयोनाइजेशन, अल्फा की वैल्यू 1, क्यों 100% कह रहा है, assuming 100% ionization of this complex and coordination number of Cr is 6, the complex will be, इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा। देखो आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व ना करो, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो क्या है 6 है, 5 और 6 6 है, 3 3 6 6 है, 6 6 है, नहीं, भाई ने ऑप्शन तगड़े बनाए हैं, जैसे तुम जल्दी से आंसर ना निकाल सको। कोऑर्डिनेशन नंबर सारे ऑप्शन का 6 दे रखा है, तो कोई बात नहीं। अब इनमें से कौन सा सही है, पहले तो मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें कैसे पता चले कि निकालना क्या है। तो गौर से देखो, गौर से देखिए, देखिए जैसे मान लो ये लिखा है, इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये लिखा है H2SO4, तो H2SO4 जब पानी में जाएगा तो ऐसे आएगा, आएगा, हाँ, तो इसने कितने आयन बनाए 3, 2 और 1 3। हमें N की वैल्यू निकालनी है। N की वैल्यू क्यों निकालनी है, गौर से देखो, ये पानी में जाएगा तो कितने आयन बनाएगा, 1 कॉम्प्लेक्स आयन और 2 Cl आयन, 3। ये पानी में जाएगा तो 1 कॉम्प्लेक्स आयन 3 Cl आयन, तो टोटल कितने हुए 4। ये पानी में जाएगा तो कितने आयन बनाएगा 2, 1 कॉम्प्लेक्स आयन 1 Cl आयन, और ये पानी में जाएगा तो 1 बनाएगा, डिसोसिएट होगा ही नहीं, ये डिसोसिएट होगा ही नहीं। तो यदि N की वैल्यू 1 आई तो ये आंसर, N की वैल्यू 3 आई तो ये आंसर, N की वैल्यू 4 आई तो ये आंसर, N की वैल्यू 2 आई तो ये आंसर। तो आपको इस क्वेश्चन में N निकालना है। N निकालने से मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा। तो भाई I इक्वल टू होता है, I इक्वल टू होता है 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा, क्यों, डिसोसिएशन हो रहा है। अब अल्फा की वैल्यू क्या है सेम, तो जो I की वैल्यू होगी वही N की वैल्यू होगी।
अल्फा क्या है 100%। अब आई कैसे निकाला जाए, तो आई निकालने के लिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ की वैल्यू दी है, आई निकालना है, के एफ की वैल्यू दी है, और कंसंट्रेशन मोलरिटी दी है 0.1। ये देखो मोलरिटी दी है 0.1। अब इसको सॉल्व करो, तो I इक्वल टू 0.558 डिवाइडेड बाई, देखो 0.1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी ऐसा हो जाएगा, ये 0.1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.186 आ जाएगा। अब ये हट गए, अब ये कितने बार जाएगा, आप 3 बार करके देखो, क्या 3 बार जा रहा है, 3 से डिवाइड करो, देखिए 3 बार। देखो 6 18, 8 24, 24 और 1 25, 3 1 कम 3 और 3 2 5 जा रहा है, तो I की वैल्यू 3 आ गई, तो N की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब पानी में डिसॉल्व करने पर 3 आयन आ रहे हैं, तो पानी में डिसॉल्व करने पर 3 आयन किस में आ रहे हैं, फर्स्ट में। पानी में डिसॉल्व करने पर 3 आयन किस में आ रहे हैं, फर्स्ट में। सर डेल्टा टीबी नहीं डेल्टा टीएफ दिया है, अरे हाँ यार सॉरी, मैंने गलत लिखा है, मैंने गलत लिखा है, और यहाँ कॉन्सेप्ट भी फार्मूला भी गलत लगाया है, यहां सही लगाया यहां गलत लगाया। सॉरी बच्चों, बात समझ पाए। अब देखो ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आया है, ये देखो ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आया है, चेक करो। ये मैं HW में डाल दे रहा हूं, HW में डाल दे रहा हूं, ये आप घर में करें। नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन, अब इसमें भी N निकालना है कि 1 मोल सॉल्ट को पानी में डालोगे तो कितने आयन आएंगे। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं पानी डाल दे रहा हूं। अब ये क्वेश्चन करिए, यस ये क्वेश्चन, अरे वो शुभम एग्जाम्पल के लिए बताया है। एक बच्चा कह रहा है कि सर H2SO4 कहां दिया है, आपने ये बताया है, ये कहां दिया है। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा था कि नंबर ऑफ आयन जो होते हैं वो ये बता देंगे कि कौन सा फार्मूला है। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा था, समझा रहा था, ये नहीं दिया है कहीं पर भी, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, 0.5 मोलल इक्वल सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड is 20% ionized if Kf for water is 1.86 Kelvin kilogram mole inverse. The lowering in boiling point of the solution is, lowering in boiling point of the solution इसका मतलब क्या है, डेल्टा टीएफ पूछ रहा है। lowering in freezing point of the solution is, sorry, lowering in freezing point of the solution is पूछ रहा है। तो भाई ठीक है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है आई के एफ एम। अब आई की वैल्यू कैसे निकाला जाए, क्यों, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है। तो भाई देखो आई की वैल्यू निकालो, आई इक्वल टू होता है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एल्फा। एन कितना है, 2, एक एच एन और एक ये। अल्फा कितना है, 20% आयोनाइज हो रहा है, तो वैल्यू कितनी हुई 0.2। परसेंटेज को मैंने उसमें बना लिया, तो आई की वैल्यू निकल आई 1.2, मैंने रख दी। केएफ की वैल्यू दी है 1.86। अब मोलरिटी निकालो, मोलरिटी दी है कि निकालनी पड़ेगी, दी है 0.5। 0.5 का मतलब होता है आधा, तो ये मैं डायरेक्ट लिख लूं 0.6। अरे ये 0.5 है, चलो अच्छा मैं करके दिखा देता हूं। ये देखो मैंने ऐसे किया, 0.5 का मतलब हाफ, तो ये कट गया। अब 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 36, 3 8 छंग 48, 48 3 51, 51 की 5, 6 कम 6, 6 5 11 और 3 अंक बाद दशमलव,
1.116। ये देखो, अब देखो यहां पर भी फंसाया है, ये माइनस है ये प्लस है, कौन सा सही किया जाए? तो सोल्यूशन कैसा है? इक्वस। यदि सोल्यूशन इक्वस है तो डेल्टा टीएफ हमेशा निगेटिव आएगा। यदि सोल्यूशन इक्वस है तो डेल्टा टीएफ हमेशा निगेटिव आएगा। क्यों? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, तो जब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा तो 0 से कम वैल्यू आएगी। तो ये और ये सेम आंसर है, मगर ये आंसर नहीं होगा क्योंकि वाटर है। हाँ, सी आंसर नहीं होगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। जरा ध्यान रखना इस बात को, सी मत टिक कर देना कोई। भाई सोल्यूशन इक्वस है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0, और जब वाटर का 0 है तो सोल्यूशन का 0 से कम ही आएगा। तो माइनस वाला टिक करना, प्लस वाला नहीं। हाँ, अरे प्रभु तुम्हें अभी समझा रहे हैं फिर भी कह रहे हो सी आंसर आएगा। विकास पंडित, विकास पंडित यही तो तुम्हें समझा रहे हैं, किसी मत टिक कर देना नालायक, यही तो समझा रहे हैं। क्योंकि वाटर का केस है, वाटर का केस है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, और जब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है तो सोल्यूशन का 0 से नीचे आएगा, और सोल्यूशन का 0 से नीचे आएगा तो सोल्यूशन का 0 से जब नीचे आएगा तो 0 से नीचे वैल्यू क्या होती है? निगेटिव। हाँ श्वेता बेटा, आपका कौन कमेंट ऊपर चला गया, अभी देख लूंगा क्या कह रहे हो। देखो कितने सारे क्वेश्चन कराए। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो 5 रुपए का है, बस कोई चीटिंग मत करना। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, प्लस 5 रुपए, 5 रुपए का क्वेश्चन है, ये मैं आपको दे रहा हूं। सही जो करेगा उसको 5 रुपए प्लस, और जो गलत करेगा उसको 5 रुपए माइनस। इतना पढ़ाने के बाद पूछ रहा हूं, जैसे तुम ये ना कहो कि सर ने चीटिंग की है, कि क्वेश्चन पहले दे दिया पढ़ाया नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, बस चीटिंग मत करना। आप जल्दी से करो, मैं 1 सेकंड में आया। आंसर बताओ, कोई चीटिंग मत करियो। हाँ भाई, सही आंसर बताओ। चीटिंग तो नहीं की किसी ने? बताओ। अब देखो बच्चों, ए इक्वस सोल्यूशन इज 1 मोलल इन KI, विच चेंज विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज। भाई क्वेश्चन ने बहुत टफ पूछा है। देखो वो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कब इंक्रीज होगा। अब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो तो आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अभी मैंने पढ़ाया है, आप चेक करो, मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखाया है। अब यार यदि इसको इंक्रीज कराना है तो इसको डिक्रीज कराना होगा। सोचो, वो कह रहा है एन इक्वस सोल्यूशन इज 1 मोलल इन KI, विच चेंज विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस। जबकि सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, और ये कह रहा है यार वेपर प्रेशर इंक्रीज कराना है, उल्टा बोल रहा है। जबकि नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, मगर वो कह रहा है इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्या चेंज करें कि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो?
ऐसा क्या चेंज करें कि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो? यदि तुम NaCl मिलाओगे तो I बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, इंक्रीज थोड़ी करेगा। यदि तुम NaCl इस सोल्यूशन में डालोगे तो NaCl डालने से क्या होगा? I बढ़ जाएगा, I बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, और हमें वेपर प्रेशर इंक्रीज कराना है। यहां पर भी वही बात है, सोडियम सल्फेट डालोगे तो I बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा, और हमें इंक्रीज कराना है। अब यदि मैं और KI डाल दूं, यदि मैं और KI सॉल्यूशन डाल दूं तो भी नहीं हो सकता। क्यों? और KI सॉल्यूशन डाल दोगे तो तुम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। हमें तो कंसंट्रेशन कम करना है, हमें कंसंट्रेशन कम करना है, क्योंकि वेपर प्रेशर को इंक्रीज कराना है। तो कंसंट्रेशन तब कम होगा जब वाटर डालोगे। क्यों? वाटर डालोगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, और कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा। इसने उल्टा पूछ दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा। हाँ, सॉल्वेंट डालो, हाँ वाटर डालो का मतलब सॉल्वेंट डालो। एक्स से क्या होगा? अरे प्रभु, एक्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। भाई तुम कौन पंडित बेटा, तुम पहली बार पढ़ रहे हो क्या मेरे से? अभी एडमिशन हुआ है क्या तुम्हारा? एक दो दिन में तुमने ज्वाइन किया है क्या? क्या नाम है तुम्हारा? विकास। विकास, तुमने अभी ज्वाइन किया है क्या? अच्छा, क्या एक्स से कांस्टेंट होगा? नहीं भाई, एक्स से कांस्टेंट नहीं होगा विकास बेटा, एक्स से कांस्टेंट नहीं होगा, एक्स से कांस्टेंट नहीं होगा, चेंज होगा। अब देखो, पानी मिलाओगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ता चला जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ता चला जाएगा तो ये कम होता चला जाएगा, और ये कम होता चला जाएगा तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो कितने बच्चों ने 5 रुपए जीते हैं? कितने बच्चों ने 5 रुपए जीते हैं, जरा बताओ, कितने बच्चों ने 5 रुपए जीते हैं? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अरे भाई, बहुत लोगों ने जीत डाले। ओफो, एक्चुअल में ये PYQ है ना, तो आपने पहले भी किया है, पहले भी कर रखा होगा बहुत सारे बच्चों ने। हाँ, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। कोई बात नहीं, डायरी में लिखे रहो, डायरी में लिखे रहो। देखो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। मैंने आज सिर्फ PYQ कराए हैं, या तो जेई का PYQ कराया है या नीट का PYQ कराया है। और कितने क्वेश्चन कराए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन करा दिए। अब जब इतने करा दिए तो एक और कर लो, जब इतने करा दिए तो एक और कर लो। और कल से मतलब मंडे से नया सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। और फिर उसके बाद मतलब ट्यूसडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ट्यूसडे को ये चैप्टर खत्म होगा। आपको फिर टेस्ट लेंगे, और टेस्ट लेने के बाद नया चैप्टर चालू करेंगे। हाँ, बताओ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी सोल्यूशन ऑफ एक्स इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलल solution of y in water, which one of the following statement is true in this case? अब देखो, वो कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है x का ज्यादा है y से, y से। अब यदि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका मतलब इसका डेल्टा टीबी भी ज्यादा है, क्योंकि डेल्टा टीबी और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब डेल्टा टीबी क्यों ज्यादा हो सकता है? डेल्टा टीबी का फार्मूला है ये। अब देखो, सॉल्वेंट दोनों का सेम है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, दोनों का वाटर है सॉल्वेंट। अच्छा, कंसंट्रेशन भी सेम है तो ये भी कांस्टेंट हो गया। देखो, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट एक्स का कैसे ज्यादा हो सकता है? जब कंसंट्रेशन सेम है, सॉल्वेंट सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट एक्स का कैसे ज्यादा हो सकता है? सिर्फ तभी ज्यादा हो सकता है जब एक्स का आई ज्यादा हो।
इसका मतलब x का i ज्यादा है y से, इसका मतलब x का i ज्यादा है y से। अब x का i ज्यादा है y से कहां लिखा है देख लो, x अंडरगो डिसोसिएशन इन वाटर, यस, x पानी में जाके डिसोसिएट हो रहा है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ x इज ग्रेटर देन, नो, मॉलिक्यूलर मास का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है। आपने कंसंट्रेशन सेम पहले ही बोल दिया, मॉलिक्यूलर मास कम ज्यादा होने से कंसंट्रेशन चेंज होगा, और कंसंट्रेशन आप पहले ही सेम बोल के आए हो, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास का तो कोई लेना देना नहीं है। y इज अंडरगो डिसोसिएशन, नहीं, y का i कम है तो ये डिसोसिएशन क्यों करेगा, इसको तो एसोसिएशन करना है। y का i कम है तो y को क्या करना है, एसोसिएशन, डिसोसिएशन थोड़ी करना है। डिसोसिएशन तो x करेगा, तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। क्लियर है? सब लोग बातों को समझ पाए हो, सबका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सबका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना, चीजें समझ पा रहे हो ना। संडे के लिए तैयार हो जाओ, संडे को पूरा मोल कॉन्सेप्ट करना है। सर मेरा एक डाउट है, बताओ कौन था, कौन था, ऊपर चला गया, प्रिंस, बताओ क्या है। अगर के आई सल्यूट नहीं होता तो लास्ट कल के टेस्ट में यहां तक आएगा, नहीं नहीं, कल के टेस्ट में सिर्फ राउल्स लॉ तक आएगा। अरे भाई सिलेबस बता चुका हूं, पूरा कंसंट्रेशन आएगा, पूरा कंसंट्रेशन आएगा, वेपर प्रेशर आएगा, राउल्स लॉ के दोनों केस आएंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का कुछ नहीं आएगा, पूरा कंसंट्रेशन आएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन सारा आएगा। जिन बच्चों का कंसंट्रेशन छूटा हो वो अभी पीछे लेक्चर में देख लें, मैंने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा रखा है, और वैसे संडे के वन शॉट में भी पढ़ाऊंगा, मगर वो टेस्ट के बाद आएगा वन शॉट, तो आप उससे देख लें। पूरा कंसंट्रेशन, वेपर प्रेशर और राउल्स लॉ के दोनों केस, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं आएगी, बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, नीट एडवांस बिल्कुल करनी है, नीट एडवांस बिल्कुल करनी है। आपको मैंने इतने बार बताया है, आपको ऐसे करना है, देखो सबसे पहले लेक्चर और लेक्चर के क्वेश्चन, सबसे पहले आपको लेक्चर करना है, लेक्चर के क्वेश्चन, फिर क्यूएसडी सीट करनी है। ये दोनों चीजें हम लोग क्लास में ही कर लेते हैं, ये दोनों चीजें हम लोग क्लास में ही कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपको करना है नीट पीवाईक्यू, फिर आपको करना है नीट एडवांस बुक। अब इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, मतलब कोई बच्चा नीट पीवाईक्यू से पहले भी नीट एडवांस कर सकता है ना, यदि मान लो करने का मन है, इसको आगे पीछे। और सबसे लास्ट में करना है जेई पीवाईक्यू, जेई मेंस के पीवाईक्यू, सेलेक्टेड पीवाईक्यू, सभी नहीं, सभी नहीं करने, ध्यान रखिएगा, सभी नहीं करने, सेलेक्टेड पीवाईक्यू करने जो मैं देता हूं। इसके बाद आपको देना है टेस्ट, चैप्टर का टेस्ट, और फिर इसके बाद करना क्या है, जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं उनको एक बार फिर से कर लेना है, रॉन्ग क्वेश्चन को एक बार फिर से कर लेना है, हर चैप्टर में यही करना है। हर चैप्टर में यही करना है, और इस चीज को करने में आप कम से कम 200 से लेके 300 क्वेश्चन के बीच में कर लोगे। क्यों? लेक्चर में मैं 50 60 70 क्वेश्चन लेक्चर में करा देता हूं, 50 60 70 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 50 60 70 क्वेश्चन इसमें होंगे, ठीक है, इसमें 70 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन पर चैप्टर है, इसमें 30 से 40 क्वेश्चन है, फिर 45 क्वेश्चन का एक टेस्ट, तो सब मिला के आपके लगभग इतने क्वेश्चन पहुंचते हैं, ठीक है। बाय बाय। अब मैं क्यूएसडी सीट दूंगा, क्यूएसडी सीट सारे बच्चे करके आएंगे, क्यूएसडी सीट दूंगा, क्यूएसडी सीट सारे बच्चे करके आएंगे, और कल कल सभी लोग ऑनलाइन मिलेंगे यूट्यूब पर, कल सभी लोग 4 बजे ऑनलाइन यूट्यूब पर ऑन टाइम आ जाना, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे।
चलो बाय बाय।